मैं भारत की बात करता हूं। मेरा नाम है अभिषेक शांडिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल भारत टीवी। दोस्तों, संभल में पिछले 5 महीने से जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट अब बाहर आ गई है। कैसे वो हिंसा भड़की थी, जफर अली की गिरफ्तारी का आधार क्या पुलिस ने बनाया है। इसके साथ यह भी पता लग गया है कि भविष्य में क्या जिया उर रहमान सपा के सांसद गिरफ्तार होंगे, विधायक इकबाल महमूद का बेटा भी गिरफ्तार होगा। इन तमाम कहानियों से पर्दा अब उठ चुका है, क्योंकि कोर्ट रूम में जो बातें सामने आई है कोर्ट रूम से वो बहुत हैरान कर देने वाली। तारीख दर तारीख आप सुनिए संभल में कैसे रची गई हिंसा की पूरी कहानी, और हिंसा रचने वाले जो लोग हैं उनका नाम सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 19 तारीख को। 19 तारीख को एक याचिका जब लगाई गई और कोर्ट ने उसी दिन सर्वे का आदेश जारी कर दिया। ठीक इसके 4 दिन बाद 24 तारीख को सर्वे दोबारा किया जाता है और उसके पहले ही सारी कहानी रची जाती। 23 तारीख को यूपी में चुनावी नतीजे थे और उसी दिन जिया उर रहमान बर्क बैंगलोर चले जाते हैं। बैंगलोर से एक कॉल करते हैं, उसी कॉल के आधार पे पुलिस बड़ी कार्रवाई करने वाली है और 2 दिन बाद 25 नवंबर को जफर अली एक बयान देते हैं। उस बयान में ही सारी सच्चाई छिपी है। तो शुरू करते हैं 25 तारीख वाले बयान से। हिंसा के दौरान 5 मुसलमानों की मौत हो गई थी। प्रशासन का यह कहना था कि ये सभी पत्थरबाजी में शामिल थे। शुरुआती दौर में इसे तुर्क बनाम पठान की लड़ाई बताई गई थी और यह कहा गया था कि जो पत्थरबाजी और हिंसा में शामिल लोग थे उनके आपस की ही गोलियों से इन सभी की मौत हुई। लेकिन 25 तारीख को जफर अली प्रशासन पे खुले तौर पे आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हत्या हुई है वो दरअसल पुलिस ने की है। अब इसी बयान के बाद उन्हें कोतवाली में बुला लिया जाता है, पूछताछ किया जाता है और उसके बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है, वो अपने घर चले जाते। सवाल यह है कि जफर अली उस वक्त मौजूद कहां थे? क्या जफर अली मस्जिद के बाहर थे? क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि गोली किसने मारी, किसको लगी? यह सवाल पुलिस के दिमाग में घूमने लगा। कई महीने तक जफर अली को बाहर ही रखा गया। जांच के नाम पर कई बार पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी कहानी खुलती है उस सीडीआर रिपोर्ट के साथ, जिसमें यह साफ लिखा है कि 12:32 पे 23 और 24 नवंबर की रात को जफर अली को सपा सांसद जिया उर रहमान कॉल करते हैं। और कॉल पे क्या बात हुई, पूछताछ में पुलिस के सामने जफर अली ने खुद कबूला है कि सांसद ने कहा था उनसे कि किसी भी स्थिति में सर्वे नहीं करने देना है। उसके बाद 1-2 कॉल रात में और की जाती है। आखिरी जो कॉल की गई है जिया उर रहमान की तरफ से वो 3:00 पर की गई। उसके बाद सुबह सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है। वहां पर पथराव की स्थिति पैदा हो जाती है, आगजनी होती है, गोलीबारी होती है और पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ता है। पुलिस भी इधर से जवाबी कार्रवाई करती है, जिसमें हिंसा की तस्वीरें देश में जाती। यहां पर पत्थरबाजों पर तमाम आरोप लगे, लेकिन 25 तारीख को जफर अली ने बयान दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वक्त मस्जिद के भीतर सर्वे चल रहा था उस वक्त बाहर गोलीबारी चल रही थी और मस्जिद के भीतर ही शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली मौजूद थे। तो पुलिस को इस बात पर शक होता है कि आखिर जफर अली ने किसके कहने पर बयान दिया है। इस बात को खंगालने के लिए पुलिस सीडीआर रिपोर्ट का सहारा लेती है और जफर अली की सीडीआर रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा गया है कि कई बार फोन पर बातचीत सांसद जिया उर रहमान से होती है। जफर अली जो बयान देते हैं वो झूठा बयान देते हैं, क्योंकि चश्मदीद होने पर ही आप किसी घटना पर गवाह बन सकते हैं या गवाही दे सकते हैं या बयान जारी कर सकते। जफर अली अंदर मौजूद थे, लेकिन सांसद जिया उर रहमान के कहने पर ही यह आरोप प्रशासन पे लगाया कि जिन लोगों की मौत हुई है उनकी मौत के पीछे पुलिस की गोली है। इसी बयान को आधार बनाया गया और पुलिस ने बाकायदे कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। यह जो जफर अली है, जो मस्जिद है, विवादित जो ढांचा है जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है,
वहां से 100 मीटर दूर ही इनका घर है। और ये साफ तौर पे आप समझिए कि जब शुक्रवार को आखिरी सुनवाई जफर अली की होती है तो कोर्ट ने यह साफ मान लिया है कि मामला बेहद गंभीर है। हालांकि जज साहब ने कोई टिप्पणी नहीं की। जफर अली और बर्क ने क्या क्या पूरी कहानी रची ये आपको बताते हैं कि कैसे 24 तारीख की घटना के पीछे बर्क का हाथ है। और जो ये कहा जा रहा है कि बर्क ही मास्टरमाइंड है, क्या वाकई पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और उन्हें मुख्य साजिशकर्ता के आरोप में जेल में डाला जाएगा? उसके पहले आप ये समझिए कि बर्क तो गिरफ्तार होंगे या नहीं, ये तो भविष्य का सवाल है। सवाल यह है कि जफर अली को किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, कहानी यहीं पूरी खुल जाएगी। पुलिस ने सबसे पहली जो धारा जोड़ी है दोस्तों, वो जोड़ी है जो बीएनएस की धारा है, वो जोड़ी है 290, भीड़ को गलत मकसद से जुटाना। इसका यह मतलब था कि कोई मकसद था और गलत तरीके से भीड़ को जुटाया गया। दूसरी जो धारा जोड़ी गई है वो 291(2) है। इस धारा के मुताबिक हिंसा भड़काने के लिए भीड़ को बुलाया गया था। 291(3) हिंसा में हथियार का इस्तेमाल था और यह बात जफर अली को पता थी। 221 बीएनएस की जो धारा है वो यह है कि सरकारी काम में बाधा डालना और गलत तरीके से सरकारी अधिकारियों को रोकना। इसके अलावा दो धाराएं और हैं, 125, 132। इसके अलावा 324 धारा लगाई गई है बीएनएस की, जो सबसे अहम धारा मानी जा रही है, जानबूझकर हिंसा के दौरान अधिकारियों पर हमला बोलने की कोशिश करना। जिस दौरान पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी, आपने देखा था कि एसपी और सीओ के पैर में चोट आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा 230 बीएनएस की धारा भी जोड़ी गई है, जिसका मतलब है कि झूठा साक्ष्य देना, झूठा बयान देना या केस को गलत दिशा में ले जाने के लिए भ्रमित करने वाला कोई बयान जारी करना। इसके अलावा 231 भी धारा लगाई गई है। इस धारा के मुताबिक भी आरोप के पीछे कोई गलत मंशा हो सकती है। जफर अली को जो 230, 231 है उसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है और जरूरत पड़ने पे सजा की अवधि बढ़ा दी जा सकती है। आप समझिए कि जफर अली पे जो आरोप लगे हैं, सेम जो आरोप हैं वो सांसद जियाउर बर्क पर भी है और जो समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद हैं उनके बेटे पर भी ये एफआईआर जोड़ी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर सीडीआर रिपोर्ट में यह साफ हो जाता है दोस्तों कि जफर अली ने जो बातें कही हैं उन बातों से सीडीआर रिपोर्ट का लेना देना है, तो बर्क की गिरफ्तारी हो जाएगी। बर्क बाहर क्यों गए थे, यह मामला भी संवेदनशील था। बाहर जाने के बाद वो सर्वे क्यों रुकवाना चाहते थे? सीडीआर रिपोर्ट क्या बर्क की भी आएगी, इस बात पे कई सवाल निर्भर करते हैं। पहला सवाल यही दोस्तों कि बर्क की सीडीआर रिपोर्ट में यह पता चल सकता है कि लखनऊ से क्या किसी बड़े नेता ने बर्क को कॉल किया था। यह भी पता किया जा सकता है कि संभल से क्या बर्क को किसी भी तरीके का कोई कॉल आया था। गिरफ्तारी के बाद और गिरफ्तारी के पहले बर्क का जो फोन है फॉरेंसिक जांच के लिए भी पुलिस जब्त कर सकती है। उसमें यह भी पता कर सकती है कि क्या कोई इंटरनेशनल कॉल भी थी। इन तमाम सवालों से दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि जफर अली अपने ही झूठ में पकड़े गए। कहा जाता है कि चालाक आदमी 3 जगह डूबता है, वो चालाकी ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और जफर अली को ले डूबी है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जफर अली ने जो बयान दिया कि 24 तारीख की घटना के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उनकी मौत के पीछे पुलिस की गोली है। प्रशासन उन्हें बुलाता है, पूछता है कि आप उस वक्त कहां मौजूद थे। गवाही के लिए जफर अली को सही साबित गलत साबित करने के लिए या उन्होंने गलत बयान दिया ये कोर्ट रूम में सही साबित करने के लिए प्रशासन कई चश्मदीद गवाहों को भी कोर्ट में पेश कर सकता है क्योंकि उस वक्त वकीलों के साथ तमाम न्यायिक अधिकारी मौजूद थे, डीएम भी मौजूद थे और वो सभी जफर अली के साथ मस्जिद के भीतर सर्वे के दौरान ही थे। तो जफर अली अगर ये बयान न देते कि 24 की घटना जो हुई उसमें मरने वालों के पीछे पुलिस की गोली, तो शायद इनकी गिरफ्तारी ना होती। सवाल यह भी है कि जफर अली ने बर्क के कहने पर बयान दिया, बर्क ने किसके कहने पे जफर अली से बयान दिलवाया। अब इस पूरे मामले पे
तीन नए एंगल पैदा होते हैं। पुलिस पहले एंगल पे यह जांच करेगी कि जो हथियार उन पत्थरबाजों के हाथ में थे, उन हथियारों से जफर अली या जियाउर रहमान का कनेक्शन क्या है। क्या उनको यह बात पता थी कि जो भीड़ वहां पे मौजूद है उसके पास बाकायदे तमंचा है और उस तमंचे का कनेक्शन पाकिस्तान से था। दूसरा एंगल आप यह भी समझिए कि सियासत भी होती है, लेकिन सियासत से पहले कानून भी देखा जाना चाहिए। कानून की जांच रिपोर्ट में यह बात साफ साफ पता चलती है कि बर्क और जफर अली तमाम पत्थरबाज, हो सकता है कि इनकी पहले से ही प्लानिंग थी, क्योंकि 19 तारीख को जो पहले सर्वे का आदेश आया उसके बाद जब सर्वे की रिपोर्ट की दूसरी बार बात हुई तो जफर अली को सारी जानकारी प्रशासन की तरफ से दी जा रही थी। प्रशासन इसलिए जफर अली को जानकारी देने के लिए बाध्य था क्योंकि शाही जामा मस्जिद के जफर अली सदर थे और इसलिए उनको भरोसे में रखने के लिए तमाम बातें बताई जा रही थी। तो क्या जफर अली ने सांसद जियाउर रहमान तक जानकारी लीक की या अपने मोहल्ले या आसपास के लोगों को बताया? क्योंकि पत्थरबाजी के दौरान ज्यादातर उन लोगों पे ही कार्रवाई हुई है जिनका घर जियाउर रहमान और जफर अली के घर के आसपास है। तीसरा एंगल भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। क्या सर्वे के बहाने कोई पॉलिटिकल पार्टी यूपी में दंगा कराना चाहती थी, हिंसा कराना चाहती थी, दंगे का रूप देना चाहती थी? क्योंकि नेताओं की तरफ से यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि योगी सरकार में संभल में दंगा हुआ और मुसलमान मारे गए, जबकि पड़ताल यह कहती है योगी सरकार में ही उनके पुलिस वालों पर हमला हुआ, पुलिस वालों को गोली मारी गई और बीच बचाव के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। मौत का जिम्मेदार अगर जफर अली और जियाउर रहमान निकलते हैं तो सजा कितनी कठोर होगी, यह आकलन अब आप भी कर सकते हैं।